हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी बीए ऑनर्स 6th सेमेस्टर, इसके यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सेकंड टॉपिक में आपको पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी के अलग अलग सिद्धांत यानी कि थ्योरीज। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी यानी कि सार्वजनिक नीति के कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं यूनिट 1 के सेकेंड टॉपिक में, जो कि आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे हर एक थ्योरी के बारे में जो भी पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन को एंड इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सार्वजनिक नीति के विभिन्न सिद्धांतों की, तो सार्वजनिक नीति के सिद्धांत उन प्रक्रिया, विचारों तथा कारकों को समझाने का प्रयास करते हैं जो कि नीति निर्माण में प्रभाव डालते हैं। ये सिद्धांत इस बात का अध्ययन करते हैं कि नीतियाँ कैसे बनाई जाती है, कैसे वो लागू की जाती हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत हैं जैसे एलाइट थ्योरी या जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग जो थ्योरीज दी गई है, ये इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि जो भी नीति बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, कैसे उस नीति को लागू किया जाता है, कौन वो नीति बनाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिद्धांत जो है ये हमको बताते हैं नीति के निर्माण के बारे में, नीति बनाने की प्रक्रिया के बारे में, नीति को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में तथा नीति के प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो जब आप अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग नीति के निर्माण के बारे में, अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता चलेगा कि कैसे कैसे नीति का निर्माण हो सकता है एंड कैसे नीतियाँ प्रभावित करती है समाज को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एलिट थ्योरी। एलिट थ्योरी जो है ये मानती है कि नीति निर्माण का प्रमुख कार्य समाज के उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता है। देखिए, ये जो एलाइट थ्योरी है, इसमें जो वर्ड है एलाइट, इसका मतलब होता है उच्च वर्ग। ठीक है, इसीलिए एलाइट थ्योरी जो है या एलाइट थ्योरी के जो फॉलोवर्स है वो मानते हैं कि जब भी नीति का निर्माण किया जाता है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसीजर होता है, इसमें जो मुख्य कार्य है वो समाज के उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आम जनता की भूमिका सीमित होती है। ठीक है, जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उनकी भूमिका बहुत ही कम होती है समाज में। ठीक है, ज़्यादा जो कार्य है नीति निर्माण में वो किसके द्वारा किया जाता है, उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता है, तथा आम जनता जो है उसकी भूमिका को नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, समाज में जो भी नीति बनाई जाती है वो एलाइट क्लास के द्वारा यानी कि उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उसमें आम जनता की भूमिका नहीं होती। ठीक है, अगर होती भी है तो बहुत ही कम भूमिका होती है आम जनता की। मुख्य जो भूमिका है वो किसकी होती है, शक्तिशाली व्यक्ति, समूह या संस्थानों की। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखिए एलाइट थ्योरी की मुख्य विशेषताएं। पहला है समाज में शक्ति तथा संसाधन असमान रूप से वितरित होते हैं। अब ये तो कॉमन सी बात है, जब समाज में शक्ति तथा संसाधनों का असमान वितरण होगा तभी तो उच्च वर्ग का निर्माण होगा। ठीक है, अगर समाज में शक्ति तथा संसाधनों का बंटवारा समान है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ एंड पावर का, तो क्या होगा, हर व्यक्ति समर्थ होगा, हर व्यक्ति शक्तिशाली होगा, हर व्यक्ति उच्च वर्ग में शामिल होगा। लेकिन एलाइट थ्योरी में क्या कहा गया है कि उच्च वर्ग तथा आम लोग जो है उनका अलग अलग समूह होता है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो नीति निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो उच्च वर्ग तथा आम लोग अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि समाज में शक्ति तथा संसाधनों का असमान वितरण है, क्योंकि जब शक्ति तथा संसाधनों का असमान वितरण किया गया तभी उच्च वर्ग का निर्माण हुआ एंड तभी उच्च वर्ग जो है वो प्रभावशाली बना। ठीक है, जिसने फिर बाद में आम जनता को, जो कि गरीब वर्ग के लोग थे, उनको दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, निर्णय मुख्यतः राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के हित में लिए जाते हैं। अब क्योंकि उच्च वर्ग के लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इसलिए वो जो भी नीति बनाएंगे वो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के हित में ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों का बोलबाला है समाज में। एंड एलाइट थ्योरी मानती है कि नीति निर्माण में भी उच्च वर्ग के लोगों की मुख्य भूमिका है,
तो जब नीति बनाने वाले तथा नीतियों को लागू करने वाले भी उच्च वर्ग के लोग हैं, तो एक कॉमन सी बात है, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपने वर्ग के लोगों के हित के लिए ही नीति का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी निर्णय लिया जाता है, वो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों के हित में ही लिया जाता है, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों के हित में ही हर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आम जनता सिर्फ निर्णयों का पालन करती है, उनकी भूमिका नाम मात्र होती है। नीति निर्माण में प्रभावशाली समूह जैसे उद्योगपति, बड़े व्यवसायी, उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एलाइड थ्योरी जो है, इसमें कहा गया है कि नीति निर्माण जब किया जाएगा तो प्रभावशाली समूह के जो लोग हैं वो शामिल होंगे, जैसे उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी तथा उच्च पद पर जो अधिकारी स्थित है वो। एंड ये सब जो है ये उच्च वर्ग के अंदर शामिल है, इसीलिए नीति के निर्माण में इन सब की ही मुख्य भूमिका होगी। आम जनता जो है उसका कार्य सिर्फ नीति का निर्णय का पालन करने मात्र का होगा। ठीक है, आम जनता के पास ये शक्ति नहीं होगी कि वो नीति को निर्मित करे या नीति निर्माण में कोई भी योगदान दे। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी देश में पूंजीपतियों के हित में कर नीति यानी कि टैक्स पॉलिसी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आती है ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, समूह सिद्धांत। सार्वजनिक नीति का ये जो सिद्धांत है ग्रुप थ्योरी, इसमें कहा गया है कि नीति के निर्माण में अलग अलग समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा तथा बातचीत होती है, तब जाकर नीति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी के जो फॉलोअर्स है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि कोई भी नीति ऐसे निर्मित नहीं होती। जब कोई भी नीति निर्मित होती है तो अलग अलग समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, बातचीत होती है। ठीक है, जब अलग अलग समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, बातचीत होगी, तब जाकर क्या होता है, नीति का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि इस थ्योरी, इस सिद्धांत का पालन करने वाले लोग मानते हैं कि नीति का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग समूहों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में समाज को विभिन्न दबाव समूहों में विभाजित माना गया है। ठीक है, मुख्य विशेषता देखिए, नीति निर्माण समूहों के बीच शक्ति संतुलन का परिणाम है। अब ये जो ग्रुप थ्योरी के फॉलोअर्स है मानते हैं कि नीति निर्माण जो है ये किसका रिजल्ट है, ये परिणाम है समूहों के बीच में शक्ति के संतुलन का, क्योंकि अलग अलग समूह रहते हैं समाज में। ठीक है, समाज में अलग अलग लोग जिनके अलग अलग हित है वो अपने अलग अलग समूह बना लेते हैं। कुछ दबाव समूह होते हैं जो कि दबाव बनाते हैं कोई मुख्य निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग समूहों के द्वारा समाज का बंटवारा हो जाता है। अब ये जो समूह है ये क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं शक्ति हासिल करने का। ठीक है, अलग अलग समूह शक्ति हासिल करने का प्रयास करते हैं, शक्ति संतुलन फिर हमको देखने को मिलता है। तो नीति निर्माण जो है वो समूहों के बीच में शक्ति संतुलन का परिणाम होता है। ठीक है, नीति बनाने में विभिन्न हित समूह जैसे ट्रेड यूनियन, एनजीओ, सामाजिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभाती है तथा सभी समूह के हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है। नीति निर्माण का उद्देश्य सबसे प्रभावशाली समूहों के हितों का पूर्ति करना होता है। ठीक है, ये जो ग्रुप थ्योरी है ये इसके फॉलोअर्स मानते हैं, ग्रुप थ्योरी के अनुयायी मानते हैं कि नीति निर्माण का जो उद्देश्य है वो है सबसे प्रभावशाली समूह के हितों की पूर्ति करना। ठीक है, समूह तो बहुत सारे होंगे समाज में, लेकिन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो सबसे शक्तिशाली समूह है, जो सबसे प्रभावशाली समूह है, ऐसा समूह जिसका सबसे ज़्यादा बोलबाला है, प्रभाव है समाज में, ऐसे समूह के हितों की पूर्ति करना नीति निर्माण का उद्देश्य ये लोग मानते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किसान संगठनों के दबाव में कृषि से संबंधित कानूनों का बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल थ्योरी। तो इंक्रीमेंटल थ्योरी के जो फॉलोअर्स है वो मानते हैं कि नीति निर्माण एकदम से नहीं हो जाता। अगर हमको नीति का निर्माण करना है तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें भिन्न भिन्न क्रम शामिल होते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल थ्योरी के जो फॉलोअर्स है ये मानते हैं कि नीति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग क्रम होते हैं तथा हर क्रम में छोटे छोटे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इसमें बड़े तथा क्रांतिकारी बदलाव की जगह धीरे धीरे विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो नीति निर्माण होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बदलाव लाना समाज में या किसी समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्योरी जो है ये इंक्रीमेंटल थ्योरी है, तो इसमें जो फॉलोवर्स हैं इंक्रीमेंटल थ्योरी के वो मानते हैं कि नीति निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो एकदम से बदलाव लाना नहीं होता, क्रांतिकारी बदलाव लाना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे विकास करना होता है कि हमारे समाज में धीरे धीरे विकास हो। ठीक है, तो ये इनका मानना है। मुख्य विशेषता देखिए, नीति निर्माण पूर्व की नीतियों पर आधारित होता है, यह व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा अचानक बड़े बदलावों से भिन्न है। ठीक है, ये जो इंक्रीमेंटल थ्योरी है इसमें अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, बल्कि इसमें छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो कि क्रमिक होते हैं। सीमित जानकारी तथा संसाधन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में देश में संसाधन सीमित हैं, तो इसीलिए जितने संसाधन हैं उन्हीं का उपयोग करके ऐसी नीति बनाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे देश का विकास हो। ठीक है, लेकिन इसमें धीरे धीरे विकास करने पर जोर दिया जाता है बजाय क्रांतिकारी बदलाव के। ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं अगर विकास धीरे धीरे होगा, अगर विकास जो है वो धीरे धीरे होगा, क्रम से होगा, तो वो स्थायी होगा, लेकिन अगर क्रांतिकारी बदलाव होगा तो वो अस्थायी होगा। ठीक है, तो ये इनका विचार है। इसके अलावा ये मानते हैं कि अगर छोटे छोटे बदलाव किए जाएंगे, नीति के द्वारा छोटे छोटे स्तर पर बदलाव किए जाएंगे, तो विकास भी अच्छे से हो पाएगा देश का, तथा इसमें जोखिम भी कम होगा क्योंकि बदलाव छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका मानना है। इसलिए ये मानते हैं कि क्रम में विकास होना चाहिए तथा जो भी नीति बनाई जा रही है वो ऐसी नीति हो जो कि छोटे छोटे बदलाव करें, धीरे धीरे बदलाव करें। ठीक है, ताकि समाज का विकास भी धीरे धीरे हो, लेकिन वो जो विकास होगा वो स्थायी हो। ठीक है, एंड उसमें जोखिम कम हो, इसलिए ये धीरे धीरे विकास पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा नीति में धीरे धीरे सुधार करना, जैसे पाठ्यक्रम में समय समय पर छोटे बदलाव करना, तो ये इंक्रीमेंटल थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये सार्वजनिक नीति को एक राजनीतिक प्रणाली के दृष्टिकोण से देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार नीति निर्माण एक इनपुट तथा आउटपुट प्रक्रिया है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये एक राजनीतिक प्रणाली यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में पॉलिसी फॉर्मुलेशन को देखता है। ठीक है, ये मानता है कि जो सार्वजनिक नीति है, जो कि पब्लिक पॉलिसी है, वो एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, एक तरीके की राजनीतिक प्रणाली है। ठीक है, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे देखें। जो नीति का निर्माण कर रहा है, जो भी व्यक्ति नीति का निर्माण करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट लेगा, लोगों से पूछेगा कि उनकी समस्या क्या है या उनके लक्ष्य क्या है। ठीक है, उसके बाद जो भी लोगों की समस्या होगी या जो भी लोगों के लक्ष्य होंगे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए वो नीति बनाएगा, जिसको कहा जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो पहले जो भी व्यक्ति नीति बना रहा है उसने इनपुट लिया, लोगों से पूछा कि उनकी समस्या क्या थी, उनका लक्ष्य क्या था। ठीक है, देन आउटपुट के तौर पर वो जो व्यक्ति है वो नीति लेकर आएगा, ऐसी नीति जो कि लोगों की समस्या को दूर कर दे, जो कि लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करें। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखिए, इनपुट में नागरिकों की मांगें, समस्याएं तथा समर्थन शामिल होते हैं। लोगों की क्या मांग है, क्या लोगों की समस्या है, क्या उनका समर्थन है, ये सब इनपुट में शामिल होता है। आउटपुट में नीतियां, नियम तथा कार्यक्रम शामिल होते हैं। ठीक है, जो भी सरकार नीति बना रही है, नियम बना रही है, कार्यक्रम लेकर आ रही है लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, वो सभी आउटपुट में शामिल होता है। ठीक है, सरकार अलग अलग नियम बनाती है, अलग अलग नीतियाँ बनाती हैं, अलग अलग कार्यक्रम लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये सब आउटपुट में शामिल है। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली बाहरी वातावरण से प्रभावित होती है। सरकार
नागरिकों की मांगों का जवाब देने के लिए नीतियाँ बनाती है। ठीक है, लोगों की जो भी मांग होगी, जो भी लोगों की डिमांड होगी, उसी के अकॉर्डिंग नीति बनाई जाएगी, पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी। यदि लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करते हैं तो सरकार नई स्वास्थ्य नीति बनाएगी। ठीक है, जो भी लोग मांग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सरकार नीति बनाएगी। इसलिए इस प्रोसीजर को इनपुट एंड आउटपुट बेस्ड प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट एंड आउटपुट पर बेस्ड है। सबसे पहले सरकार इनपुट लेगी, देन आउटपुट देगी। ठीक है, मान लीजिए लोग चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तो सरकार ऐसी नीति लेकर आएगी जो कि शिक्षा के सुधार पर बेस्ड हो। ठीक है, एंड अगर लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा की मांग कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार नई स्वास्थ्य नीति बनाएगी ताकि लोगों की डिमांड पूरी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आती है सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत, यानी कि पब्लिक प्रोसेस थ्योरी। ये सिद्धांत सार्वजनिक नीति निर्माण को एक सतत तथा पारदर्शी प्रक्रिया के रूप में देखता है। ये मानते हैं कि नीति निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर है। मतलब नीति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, जो कि कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा वो नीति निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। इसमें नीति निर्माण के अलग अलग चरणों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य विशेषताएं देखिए, नीति निर्माण कई चरणों में होता है। सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत के जो अनुयायी हैं वो मानते हैं कि नीति निर्माण जो है ये अलग अलग चरणों में होता है। जैसे सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, समाधान की योजना बनाई जाती है, निर्णय लिया जाता है, एंड देन उसका क्रियान्वयन किया जाता है, एंड लास्ट में आता है मूल्यांकन करना। ठीक है, कि जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी नीति बनाई गई है वो कितनी प्रभावी है। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक तथा समावेशी होती है। प्रत्येक चरण में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी होती है। यह नीति की प्रभावशीलता तथा निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए योजना बनाते समय चरणबद्ध तरीके से समस्या को हल किया जाता है। ठीक, तो कोई भी ऐसी नीति निर्माण की प्रक्रिया जिसमें अलग अलग चरण शामिल हो, जो कि अलग अलग स्टेप्स में फॉलो होती हो, हर एक ऐसी नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत में शामिल होती है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, सार्वजनिक नीति के ये सिद्धांत हमें नीति निर्माण की जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत का अपना दृष्टिकोण तथा महत्व है। एलीट थ्योरी शक्तिशाली वर्ग के प्रभाव को उजागर करती है, जबकि ग्रुप थ्योरी विभिन्न समूहों के बीच संतुलन को दिखाती है। इंक्रीमेंटल थ्योरी जो है ये छोटे तथा व्यावहारिक सुधारों पर जोर देती है, जबकि राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत नीति को एक इनपुट आउटपुट प्रक्रिया के रूप में देखता है। सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत नीति निर्माण को चरणबद्ध तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानता है। तो ये निष्कर्ष था, एंड ये सारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी जो कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।